आदाब, प्रणाम। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और फिल्मी एपिसोड में आपका दिली इस्तकबाल है, आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी सिनेमा और संगीत की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी का आज जन्मदिन है। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो इस महान गायिका को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई पेश करता है। लता जी ने एक लंबे समय तक अपनी खूबसूरत आवाज से लाखों दर्शकों के दिल को जीता है। उनकी आवाज के दीवाने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। वो कहती हैं, मेहनत तो निरंतर करनी होगी, काम शुरू होने से पहले भी और बाद में भी। वो ये भी कहती हैं कि मैं अपने गायन में नेचुरल टैलेंट को 75% मानती हूं और बाकी का हिस्सा मेहनत का है, जिसमें रियाज करना होता है वगैरह वगैरह। हालांकि मैं अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती। लोग अक्सर मुझसे कहा करते हैं कि मिर्ची खाने से गला खराब होता है। मैं खूब खाती हूं, अचार खाती हूं, दही खाती हूं। मैं किसी भी चीज से परहेज नहीं करती। पिताजी कहा करते थे कि गाने में किसी भी प्रकार का परहेज जरूरी नहीं है। आदमी गाता रहे, हमेशा यही जरूरी है। गला चालू रहना चाहिए, जो रोज गाने से ही संभव है। मैंने यही काम पूरी जिंदगी किया है। अनुशासन का अपना महत्व है। मैं परहेज से दूर रही, लेकिन अनुशासन हमेशा रखा। खुद को कुछ भी खाने पीने से रोकने के लिए अनुशासन का इस्तेमाल करती हूं। अनुशासन भी मेहनत का हिस्सा है, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी भी मेहनत को ढकेलने का काम करती है। जब पिताजी नहीं रहे, तब मैंने टीनेज में इस लाइन में कदम रखा था। घर चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, क्योंकि सबसे बड़ी मैं थी। काम मिलता रहे, इसके लिए जरूरी था कि मेरी हिंदी अच्छी हो। हम मराठी हैं। मराठी जब हिंदी बोलते हैं तो उनके उच्चारण में भी मराठी की झलक आती है। अपनी हिंदी से इसे दूर करने के लिए उर्दू के करीब जाना पड़ा। उर्दू और हिंदी सीखने में खूब मेहनत की। दिलीप कुमार और उर्दू से अपनी वाबस्तगी का जिक्र करते हुए वो कहती हैं कि एक बार वो म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। बात 1947-48 की होगी। यूसुफ भाई ने अनिल जी से पूछा, ये कौन है? तो अनिल जी ने बताया, ये नई सिंगर हैं, आप इन्हें सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। तब यूसुफ भाई ने कहा कि इनकी उर्दू अच्छी नहीं है। इस बात की मुझे चोट लगी। मैं कंपोजर मोहम्मद शफी को जानती थी।
वो अनिल दा और नौशाद साहब के असिस्टेंट भी थे। मैंने उनसे कहा मैं उर्दू सीखना चाहती हूं। वो मुझे एक मौलाना के पास ले गए। उनका नाम महबूब था। उन्होंने मुझे उर्दू सिखाया। मैं जब उर्दू बोलती तो अच्छी नहीं बोलती, लेकिन जब मैं गाती तो एकदम दुरुस्त तरीके से गाती। एक दिन फिल्म अदाकार नरगिस की मां जद्दन बाई ने मेरी उर्दू की तारीफ की। मैंने उनसे कहा कि मैं तभी सीख रही हूं। तब उन्होंने कहा कि तुम लफ्ज बगैर भी बहुत अच्छे से अदा करती हो। लता जी कहती हैं कि मैंने कई भाषाओं में गीत गाए। दूसरी भाषाओं में गीत गाने का तरीका यह होता कि मैं पहले उस भाषा के गीत को अच्छे से सुनती, उसके उच्चार पर ध्यान देती, प्रोनाउंसिएशन पर कंसंट्रेट करती। उस गाने को मैं हिंदी में लिखती और ईश्वर की कृपा से कामयाब हुई। मेरे बंगाली गानों की भी धूम मची। भारतीय सिनेमा में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात लता मंगेशकर अक्सर अपनी पुरानी यादों के संसार में चली जाती हैं, और जब लौटती हैं तो साथ लेकर आती हैं कुछ ऐसी यादें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक धरोहर साबित होती है। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के कलाकार और संगीतकार थे। वो नाट्य संगीत के अलावा शास्त्रीय संगीत के भी गायक थे। उन्होंने अपने पिताजी की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए अपने चाहने वालों को अपनी सालगिरह का एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे उनके चाहने वाले हमेशा याद रखेंगे। उस तस्वीर के साथ एक इतिहास भी है। ये उस जमाने की बात है जब हिंदी सिनेमा का वो बोलबाला नहीं था। हिंदी और उर्दू थिएटर की धूम थी और दूसरी तरफ मराठी नाटकों का उरूज। 18 सितंबर 1931 में मराठी में एक नाटक हुआ। लता जी अपने ट्वीट में लिखती हैं, नमस्कार, मेरे पूज्य पिताजी की बलवंत संगीत मंडली उस नाटक कंपनी के लिए वीर सावरकर जी द्वारा लिखित संगीत संयस्त खड़ग नाटक का पहला प्रदर्शन मुंबई में शुक्रवार 18 सितंबर 1931 में हुआ। उस नाटक के कुछ फोटो और वीर सावरकर जी का एक फोटो आप सबके लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि लता मंगेशकर ने अपने परिवार की विरासत को बेहद कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया है और गायन क्षेत्र में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। 92 साल की लता मंगेशकर ने हिंदी के अलावा दीगर भाषाओं में भी 10,000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्हें नेशनल अवार्ड और दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। उनमें सबसे ऊपर दादा साहब फाल्के अवार्ड और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी शामिल है। वो कहती हैं कि ये जरूरी नहीं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। कई गाने ऐसे हैं
जिन्हें मैं अलग तरीके से गाना चाहती थी। आज जब वो गाने रेडियो पर या टीवी पर बजते हैं तो मैं उन्हें बंद करके कमरे से बाहर निकल जाती हूं। कितने भी उतार चढ़ाव आए, जिंदगी से मोहब्बत कभी कम नहीं होनी चाहिए। मेरी जिंदगी में भी मुश्किलें बहुत आई, लेकिन जिंदगी के इस सफर में मुझे हमेशा प्यार मिला और मैं इससे प्यार करती रही। लता जी से जुड़े अपने काम को याद करते हुए संगीतकार विशाल कहते हैं कि 25-26 साल पहले की बात है, जब वो फिल्मी दुनिया में एकदम नए थे और उन्होंने गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना ठीक नहीं लगता है कंपोज किया था। और ये सुन रखा था कि लता जी हर किसी के लिए नहीं गाती, फिर भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैंने गाने का ट्रैक उन्हें भेजा और इंतजार करने लगा उनकी यहां का कि कभी तो उनका फोन आएगा। और जब कई दिन तक फोन नहीं आया तो मैं निराश हो गया। नाउमीदी में भी उम्मीद साथ नहीं छोड़ती। आखिर एक दिन लता जी का फोन आया और उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक नहीं लगता है तो ठीक ही लगता है। वो आगे कहते हैं कि लता जी जब भी फोन करती तो इस गाने के ताल्लुक से कोई ना कोई जोक फोन पर सुनाया करती। फिर किसी कारणवश ये गाना हम शूट नहीं कर पाए तो एक दिन लता जी का फोन आया, ठीक नहीं लगता है आया नहीं, ये ठीक नहीं है। तब मुझे याद आया कि मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया था और जो अब मेरे पास नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। एक दिन स्टूडियो के मालिक का फोन आया कि हम अपना स्टूडियो बंद कर रहे हैं, एक गाना आपका हमारे पास है, आप उसे ले जाएं वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मुझे मेरी मांगी मुराद मिल गई। मैं वो गाना ले आया और उसकी नोक पलक दुरुस्त करके फाइनल ट्रैक लता जी को भेजा तो उनका फोन आया कि इसे अगर किसी फिल्म में लें तो और भी अच्छा होगा। विशाल भारद्वाज लता जी के जन्मदिन के मौके पर इस गाने को रिलीज कर रहे हैं। उन्हें जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं और जल्द ही इसे किसी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। लता मंगेशकर जैसी अजीम शख्सियत और महान गायिका के लिए अगर कोई बोलने बैठे तो घंटों बोला जा सकता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां। हम अपने इस एपिसोड को यहां पर विराम देते हैं और दुआ करते हैं कि ईश्वर लता जी को एक लंबी उम्र दे। धन्यवाद।